हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। पेपर हुए लगभग 3 दिन हो चुके हैं। ठीक है, समीक्षा अधिकारी का आरओ, ठीक है, 16 का। सबके मन में एक ही क्वेश्चन है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। सीधी सीधी बात है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है। किस पे आयोग देगा आंसर, किस पे नहीं देगा। देगा तो सबको डिलीट करेगा कि सबके मार्क्स को देगा जो क्वेश्चन गलत है हुए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ना देकर, अगर आपके अकॉर्डिंग टू की जो मार्क्स मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, और अगर आप बिलीव करते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो तो ना करिए। ठीक है, इससे द्वंद्व में आप स्वयं द्वंद्व में रहेंगे, क्योंकि आगे की तैयारी के लिए आपसे कट ऑफ नहीं पूछती है कि बढ़ो कि नहीं बढ़ो। कट ऑफ तो वही रहनी है भाई जो कमीशन ने बता देनी है। ये एक एक्सपेक्टेशन है जो आपको एक सही डायरेक्शन देती है। ठीक है, अगर आप बिलीव कर सकते हैं तो करिएगा इस कट ऑफ पे, अदरवाइज मत करिएगा। ठीक है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की मैं यहाँ कट ऑफ बताऊँगा आपको, और उसके नियर बाय आपको कट ऑफ मिलेगी। ठीक है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है उनको हटा दीजिए अभी, क्योंकि सब उस पर डिलेमा में है, सभी लोग डिलेमा में है। किसका दैदीप्यमान मानेगा, किसका नहीं मानेगा, इसका हिंग का जड़ मानेगा कि तना मानेगा, तो क्या मानेगा। ठीक है, तमाम क्वेश्चन है ऐसे, सभी लोग ने देख लिए हैं। 24 या 48 होता है, 78, माफ़ी चाहूँगा, 78 घंटे में यही सब चल ही रहा है बस। इसका ये, उसका वो, इसका ये, इसका वो। तो ये सब द्वंद्व छोड़ो, एक मोटी मोटी कट ऑफ है। यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ रहेगी इसी के आसपास रहनी है। अगर इतना स्कोर आपके अकॉर्डिंग टू की बन रहा है भैया, सही या गलत, विश्वास करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, 118 से 122। ठीक है, लास्ट ईयर की ही मैच करेगी। मैं यहाँ पे फैक्टर नहीं गिनवाऊंगा कि ये वाले फैक्टर है बच्चे इतने आए कि उतने नहीं आए। भैया सीट कम है, बच्चे जो बैठे हैं वो कुवतधारी हो सकते हैं ना। और ओबीसी की भी आपकी इसी के सिमिलर रहेगी, एक का गैप देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, 117 से आपका 121 का बनेगा गैप। ठीक है, यही बनेगा, एक का गैप बनेगा। कट ऑफ मैं बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने से रही। यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो तैयारी में लगो। ठीक है, इसके अंदर भी अगर 2 बन रहे हैं -2 भी करके, अगर -2 भी इसमें से मार्क्स कर दो जो बताए हैं मैंने, तो भी लगो। ठीक है, बस अपनी तैयारी करो कंटिन्यू में। ठीक है, की प्रमुख शब्दावलियों पे जो मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन आते हैं ना, अपर पीसीएस में, अपर यानी यूपी पीएससी का जो 2020 का प्रीलिम्स होने वाला है 11 को। ठीक है, उसके लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही, और आगे जो आपका मेंस होगा आरओ समीक्षा अधिकारी का, जो दिसंबर में होना प्रस्तावित है, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन छोटे आ रहे हैं, टिपिकल आ रहे हैं, फैक्चुअल आ रहे हैं। ठीक है, जिसको हाँ का अर्थ पता होगा, हाँ भैया ये होता है, तो वो ये मारेगा। जिसको नहीं पता होगा वो आगे खिसकेगा या फिर गलत करेगा। हाँ या ना में से दो चीज़ एक होनी है, या खिसकेगा आगे, लीव करेगा। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन इसी पे डिस्कस करेंगे। मेलुआ, यदि मेलुआ का अर्थ पूछ ले प्राचीन इतिहास में, इसका अर्थ क्या होता है। मेलुआ का समीकरण सिंध प्रांत से है। ठीक है, और सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुआ व्यापार करते थे। ठीक है, ये व्यापारिक शब्द है। ठीक है, और आपसे पूछ ले ब्राउस्टोफेडेन क्या है। ये सिंधु सभ्यता की लेखन प्रणाली, जिसकी पहली पंक्ति दाएं से और बाईं ओर दूसरी पंक्ति लिखी जाती थी। यह दाईं ओर से लिखी जाती, यानी इस साइड से लिखी जाती थी। उर्दू भी आपकी ऐसी ही लिखी जाती है ना, इस टाइप से लिखी जाती है, मतलब इधर की ओर। ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर। कायथा संस्कृति आपका पूछ लेता है, काय संस्कृति क्या है। तो आप देखते होंगे काय संस्कृति, असल में ये पता है किस टाइप की सीरीज है। जिन्होंने पहले इतिहास पढ़ रखा है, यानी 1-2 बार वो गो थ्रू हुए हैं, यदि वे इन शब्दावलियों को देख लेते हैं तो वो उसके नियर बाय चले जाते हैं ऑप्शन के। आपको जरूरी नहीं है कि जो मान लो कि संविधान किसी ने पढ़ा दिया तो संविधान ही आएगा। संविधान में अगर आपसे पूछ लेगा कि इस अनुच्छेद में क्या है, वो अनुच्छेद में क्या है, तो मैंने आपको पहले भी परीक्षा से पहले बताया था, वो अनुच्छेद, वो भाग याद करना जो किसी को याद नहीं होते। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अधिकरण होते हैं, ये आपका उल्लेख किया गया है किस भाग में, तो ये आपको पता होना चाहिए। भाग 10 में क्या है, ठीक है, भाग 11 में क्या है, भाग 12 में क्या है, तो ये अपने स्तर भी होना चाहिए, है ना। अपने स्तर पर भी तैयारी होनी चाहिए। जिनको लाभ हुआ है वे अवगत हैं, और जिनको नहीं होना उनको कभी होना भी नहीं है लाभ कहीं से, क्योंकि वो छिंद्रान्वेषी बन के बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज आपकी लाभ कैसे करेगी, यदि आपने पहले पढ़ रखा है उसमें इसे शामिल कर लेना अंतिम समय में। ठीक है,
कायद संस्कृति, इसका अर्थ होता है कि नाम कायद जो चंबल नदी की एक उपनदी काली सिंध के तट पर स्थित है, इस क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। कायद संस्कृति में कायद मुख्य स्थान है। पुरातात्विक उपकरणों में प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ियाँ, पत्थर के सूक्ष्म हथियार इसके मन के प्रमुख है। ठीक है, कायद संस्कृति में पाए जाते हैं। यह आपकी कायद संस्कृति हो गई। यदि आपसे पूछ लेगा कायद संस्कृति के संबंध में, सवालंदा संस्कृति। ठीक है, सवालंदा संस्कृति का नामकरण सवालंदा धुलिया जिला महाराष्ट्र बस्ती के नाम पर हुआ था। यद्यपि यह ताप्ती के पास तक सीमित क्षेत्र है, लेकिन दायमाबाद के पास भी प्रमाण मिले हैं। लाल पत्थर पर काले चित्रित बर्तन मुख्य विशेषता है, इसमें मछली जानवर चित्रों को घेरा गया है। इसमें सवालदा संस्कृति में संस्कृति क्या है, नर्मदा नदी के तट पर माहेश्वर के नवदा टोली के आसपास प्रमाण मिले हैं। मालवा संस्कृति ताम्र पाषाण संस्कृति की एक विशेषण है। ठीक है, मालवा भांड को ताम्र पाषाणिक मृत भांडों के उत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है, मालदा संस्कृति आपकी आती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नवदा टोली आपसे अक्सर पूछ लेता है मिलांचिन में कहाँ पर है स्थित और किस प्रकार की संस्कृति है, ताम्र पाषाण कालीन है। ठीक है, फिर आपसे पूछता है जोरवे, ये जोरवे है। ठीक है, जोरवे ये स्पेलिंग मिस्टेक है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के नेवासा, दायमाबाद और पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इमाम गांव में मालवा संस्कृति के बाद जोरवे संस्कृति के प्रमाण प्रकाश में आए थे। और जोरवे मृदभांड लाल पर काले चित्रित हैं। ठीक है, OCP PGWT आपको पढ़ते हो ना, तो ये वो है कि जोरवे मृदभांड पर लाल पर काले चित्रित हैं। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र का पाया जाना मुख्य विशेषता होती है इसकी संस्कृति। चिरांद संस्कृति क्या है? ठीक है, पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चिरांद जो कि बिहार में स्थित है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आपसे नवदा टोली दे देगा, चिरांद दे देगा, जौरवे दे देगा, मालदा दे देगा और मिलांचिन दे देगा बगल में स्टेट के नाम। लो मिला लो, जिसको पता होगा वही मिला पाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, मिट्टी से थापे गए बांस के घर, छोटे औजार जिनमें पत्थर के फलक इस संस्कृति की विशेषता होती है। ये 1507 750 ईसा पूर्व का समय काल था इसका, चिरान संस्कृति का। रिवल शब्द एक प्रयोग होता है आपका प्राचीन इतिहास में। ऋग्वेद की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट जुड़े मिले हैं जिनको खिल कहते हैं। ठीक है, ये आपका खिल है, माफी चाहूंगा, रिवल नहीं, खिल है ये, खिल। ठीक है, वेद त्रयी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका अथर्ववेद शामिल नहीं होता, ये याद रखना। अथर्ववेद देखिए छोटे छोटे ही क्वेश्चन आते हैं आपके। देखिए कर्क रेखा पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कर्क रेखा पे कौन नहीं पड़ेगा, जिसको पता होगा त्रिपुरा मिजोरम नॉर्थ ईस्ट वाला, तो वो तो सीधा एलिमिनेट कर देगा, मणिपुर नहीं है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन को अक्सर देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछ लेता है कि अनुसूची 6 में किन 4 राज्यों का उल्लेख है। यदि आपको चारों पता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो आप हटा देंगे इस चारों के अन्य आप मिला के। होता ऋग्वेद में, होता वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं को आह्वान करते थे। ठीक है, होता थे। उद्गाता ये सामवेद के थे, ये सामवेद के पुरोहित थे। ठीक है, ये पुरुष यक्ष के समान गायन करते थे। ठीक है, अर्धवायु ये यजुर्वेद में थे, याज्ञिक कर्मांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करते थे। तो इनके पुरोहित है, पुरोहित आपको मिलांचिन में दिया जाता है हमेशा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अपर में आप देखिएगा, UPPCS अपर बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको वेटेज हिस्ट्री का अच्छा खासा मिलता है। उसके अंदर क्या होता है कि जिसका वेरिएशन, जिस बच्चे का हिस्ट्री प्लस लीड लेके चलता है, तो नो डाउट उसका पेपर बड़ा ईजिली निकलता ही आया है। ठीक है, और ये सबसे टिपिकल होता है। ये प्राचीन और मिडाइवल वो बहुत कठिन पूछता है। ब्रह्मा, अथर्ववेद, ब्रह्मा यज्ञ का परीक्षण करते थे। ठीक है, ये अथर्ववेद के थे। सप्त सैंधव, आर्यों के निवास स्थान का सप्त सैंभव कहा गया है। ठीक है, आर्यों के निवास को। अनु, द्रुह, पुरु, तुवर्स तथा युद्ध, अनु, द्रुह, पुरु, ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से इन्हें बोला गया है। ठीक है, इनको पंचजन्य कहा गया है, अरु, द्रुह, पुरु, तुवर्स और युद्ध। ठीक है, ये आपको दे देगा छोटे छोटे, इसमें से बोलेगा कि पंचजन्य में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, वेदांग क्या होते हैं? वेदों संहिता के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ को वेदांग नाम से नए साहित्य की रचना की गई है। ठीक है, आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहार खंडों को आरण्यक ग्रंथ कहा गया है। आरण्यक आपको पता भी होगा, जंगल का पर्यायवाची भी होता है। प्रश्न विनाक, वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा गया है। प्रश्न ही तो आरोपित करेगा, वही तो पूछेगा कि क्राइम तुमने किया कि नहीं किया,
उसकी जांच के लिए अलग अधिकारी होता है। तो ये प्राचीन काल में इसको जज को बोला गया, प्रश्न विनाक। बहुत, वैदिक काल में कन्या की विदाई के समय दिए गए उपहार को बहुत कहा जाता था। ठीक है, जैसे आज की डेट में डॉरी भी बोल सकते हैं। ये पिता की ओर से मिलती थी। ठीक है, ये इच्छित होके देता था पिता। ठीक है, पर डॉरी में क्या अनिच्छित होके भी देता है। कुल्प या गृहपति, परिवार के प्रधान को ऋग्वेद काल में कुलुप या गृहपति बोला गया है ना। इसकी इकाइयाँ कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल से ग्राम बनेगा, ग्राम से विश्व बनेगा, विश्व से जन बनेगा, जन से क्या बनेगा, राष्ट्र बनेगा। ये इकाइयाँ हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी है बेसिकली इतिहास की। जन या विश्व, देखिए आ गया वैदिक कबीले, है ना। परिषद क्या होता है, प्रजा की सैनिक सभा जो बाद में चलकर राजा की सभा के रूप में कार्य करने लगी थी, है ना। सभा क्या होता है, सर्वसाधारण विषयों को तय करने के नियमित स्थानीय संस्थाओं में भी स्त्रियों का भी प्रवेश था। देखिए सभा में महिलाएं भी शामिल होती थी। ठीक है, और सभापति, वैदिक काल में सार्वजनिक विषयों की देखभाल करने के लिए केंद्रीय प्रशासकीय संस्था थी। इसके अध्यक्ष को ईशान या पति कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बट ये फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं नहीं, ये गुमराह करने में समय नहीं लेते, आपको तुरंत गुमराह कर देंगे। हाँ या ना की बात करता है फैक्ट। जिसको पता है वो इनका प्रयोग करके एलिमिनेशन टैक्टिक्स यूज करता है अपने एग्जाम में। अमाजू, दीर्घकाल तथा अविवाहित रहने वाली कन्याएं अमाजू कहलाती थी। ठीक है, नियोग प्रथा क्या थी, विधवा स्त्री का अपने देवर से विवाह वैदिक काल में नियोग प्रथा कहलाता था। ठीक है, आज की डेट में भी ये कुछ प्रथा कुछ जगहों पे चलती है। ठीक है, मान लीजिए किसी महिला का पति या मृत्यु हो गई, उसका देहांत हो गया, ठीक है, निधन हो गया, जो भी हुआ, तो उसका यदि छोटा भाई होगा, वो अविवाहित होगा, तो वो उससे शादी कर लेता है। आज भी कुछ कम्युनिटीज़ में ऐसा चलता है। निष्क क्या होता है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम को निष्क कहा जाता है। ये निष्क एक आपका गहना होता है। ठीक है, एक प्रकार का। सीता, ऋग्वेद काल में हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता है। हल से जोती गई भूमियाँ जो होती है ना, उसको सीता बोला जाता है। जैसे पैरेलल है, खंजर भूमि है, इसके ऊपर अगर हल चला दिया जाए तो ये सीता कहलाएगी। यव, ऋग्वेद आर्य की सबसे प्रमुख फसल यव, यव को जो बोला जाता है। ठीक है, ये तत्सम और तद्भव वाले शब्द भी होता है। अयस क्या होता है, ऋग्वेद में उल्लेखित अयस शब्द तांबा या कांसा का बोधक है। ये स्वर्ण से परिचित थे किंतु चांदी से अनभिज्ञ थे। ऋग्वैदिक कालीन जो संस्कृति थी ये चांदी से अनभिज्ञ थे। विदत क्या है, ऋग्वेद काल में सबसे पुरानी संस्था को विदत कहा गया। बलि एक प्रकार का स्वेच्छा से दिया गया कर्ता, यानी आपकी व्हील पावर। मान लीजिए कि आपका उत्पादन अच्छा हुआ, उसमें ऐसा तो था नहीं कि टैक्स की एक रेट बनी हुई है। ठीक है, निर्धारित होता था ये आपका कुछ चीज़ें आपको देनी है इच्छा शक्ति से, अगर आप देने के इच्छुक हैं। ब्राजपति और ग्रामीण, ऋग्वेद काल में चारागाह के प्रधान को ब्राजपति एवं लड़ाकों के प्रधान को ग्रामीणों कहते थे। पुरोहित, वैदिक काल में राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था पुरोहित, है ना। संग्रहित, ऋग्वैदिक काल में मुख्य कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहते थे, जो टैक्स कलेक्शन जो आपका करता था, ठीक है, कलेक्टर टाइप का। भागदूत, ऋग्वेद काल में कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था भागदूत। ठीक है, कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। पालागल क्या होते थे, ऋग्वेद काल में राजा का मित्र पालागल कहलाता था। ये एक शब्द दे देगा, यूपीएससी भी यही करता है भैया। आपने देखा होगा कि पिछले साल के अगर आप पेपर उठाओगे तो मिडाइवल में और एंशियंट में करता कुछ नहीं है, वो एक शब्द उठा के लाता है, बोलता है कि इसका अर्थ क्या है, बस वो अर्थ पूछता है और सब गुमराह और तनाव में होते हैं। श्रोत्रिय, वैदिक काल में विद्वान ब्राह्मण को श्रोत्रिय कहा कहलाता था, श्रोत्रिय। ठीक है, अदेव्यु, देवताओं में श्रद्धा ना रखने वालों को वैदिक युग में अदेव्यु कहा जाता था, है ना। एथिस्ट और आता है ना आपका आस्तिक और नास्तिक वाला, तो ये वही है अदेव्यु। रतनी, राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रतनी कहा जाता था। उपसंपदा का अर्थ क्या है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के काल में बौद्ध संघ के प्रविष्ट होने के बाद उपसंपदा कहा गया था। ठीक है, अनुसावन, बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था तथा प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। ठीक है, उपासक, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को उपासक कहलाते थे। महायान एक शाखा थी बौद्ध धर्म को, सबको पता है, हीनयान और महायान।
है ना, दोनों में अंतर भी है। हीनयान बुद्ध को एक सामान्य पुरुष मानते थे और महायान बुद्ध को देवता मानते थे। स्वाभाविक सी बात है, यदि देवता मानेंगे तो उसकी पूजा भी करेंगे, मूर्ति भी बनाएंगे। तो महायान वाले मूर्ति पूजा, कुषाण जैसे आपका महायान का था, और कार्ले की जो गुफाएं उफाएं हैं आपकी, वो भी महायान शाखा से हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म में के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले व्यक्ति महायानी कहलाए। ठीक है। और हीनयान जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकारा, हीनयानी कहलाए। ठीक है। ये आपके हीनयान और महायान वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अणुवाद, देखिए यही आपसे पूछ लेता है छोटे छोटे शब्द, इनकी मीमांसाएं क्या है ना। मीमांसा का अर्थ समालोचना होता है, आपको भी पता है। यानी इसकी फिलॉसफी के ब्याह पे भी मैच द फॉलोइंग में दे देता है आपको। अणुवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति अणुवाद है ना। परमाणु पे भी बात करता है। कैवल्य, निर्गणन तथा जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान कैवल्य कहलाता है। ये जैन धर्म में होता है कैवल्य, कैवल्य प्राप्त हो जाना। संलेखना आपने पढ़ा ही होगा, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन भी दिया था। उपवास द्वारा शरीर का त्याग जैन धर्म में संलेखना कहलाता है। एक संथारा भी होती है, ठीक है, संथारा पद्धति। तरोपंथी व समया, जैन धर्म के दो मुख्य समुदाय हैं, जिसमें तैराय भी श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और समया दिगंबर जिन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया हो, है ना, श्वेतांबर और दिगंबर। पूर्व, महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित किए गए, इन्हें पूर्व कहा जाता है। ठीक है। अलवार, भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार कहलाते हैं। भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते थे, ये अलवार कहलाते हैं। नयनार सबको पता है शिव के उपासक कहलाते थे। ठीक है। भक्ति आंदोलन में इन्होंने विटाल रोल प्ले किया था। ठीक है। अनुसंधान, मौर्य काल में राज्य कर्मचारी प्रादेशिक रजुक और युक्तों को हर 5 वर्ष में धर्म प्रचार हेतु यात्रा करने जाना होता था, इन्हें अनुसंधान कहा जाता था। और इनसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट मत मार देना भैया, R&D नहीं होता ये। ठीक है। उपधा परीक्षण, मौर्य काल में पुरोहित मंत्री की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच होने के बाद की जाती थी, जिसे उपध्या परीक्षण कहा जाता था। अगर आप इसका सप्तांग थ्योरी अगर हमने चाणक्य की पूरी बढ़िया से पढ़ी होगी तो ये निसंदेह पढ़ा होगा। ठीक है। अगर ब्रीफली पढ़ी होगी तब आपको पढ़ा होगा उपधा परीक्षण। तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तो मौर्य काल में 18 विभागों का उल्लेख अर्थशास्त्र में है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिसे तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ का अध्यक्ष महामात्र कहलाता था। ठीक है। संस्था क्या होती है? तो ये संस्था मौर्य काल में वे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर ठहरकर छद्म वेश में कार्य करते थे संस्था कहलाते थे। इसके विपरीत संचार वे गुप्तचर थे जो घूमते हुए सूचना एकत्र करते थे। यानी गुप्तचरों का कभी उल्लेख बोल दे कि, अगर ऐसे भी बोल सकता है स्टेटमेंट में, क्या मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था थी संतुलित और संगठित थी? बिल्कुल कथन सही है, बिल्कुल सही है। हिरण्य, हिरण्य का अर्थ क्या है? मौर्य काल में कर अनाज के रूप में न लेकर नगर लिया जाता था, इसे हिरण्य कहा जाता था। ठीक है। सेतुबंध, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना सेतुबंध कहलाता था। मौर्य के काल में सुदर्शन झील का निर्माण इसका उदाहरण है। नहीं, सेतुबंध है ना आपका, अशोक भी जुड़े हुए हैं इससे। अगर देखोगे आप, ये रुद्रामन जो झील थी, सुदर्शन झील, रुद्रामन तो जुड़े ही हुए हैं। विष्टि क्या होता था? मौर्य काल में निशुल्क श्रम और बेगार को विष्टि कहा जाता था। ठीक है। कंटक शोगन, मौर्य काल की फौजदारी अदालत कंटक शोगन न्यायालय कहलाते थे। ठीक है। रूपजीवा, मौर्य काल में स्वेच्छा से द्वैत व्यापार करने वाली स्त्रियां रूपजीवा कहलाती थी तथा इनका निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। ठीक है। मामात्र प्रसरण, मौर्य काल में गुप्तचर और खुफिया पुलिस सूचना विभाग था यह एक। ठीक है। समाहर्ता, वित्त विभाग को प्रधान समाहर्ता कहलाता था। ठीक है। वित्त विभाग का समाहर्ता, जिसे आप आज भी बोल सकते हो, या तो तहसीलदार, SDM के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। एग्रोनोमोई, मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल के मार्ग निर्माण हेतु नियुक्त अधिकारी एग्रोनोमोनाई कहलाता था। ठीक है। मार्ग निर्माण, जैसे आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, NHAI, अगर इसका कोई होगा यार, स्टेट हाईवे अथॉरिटी का अध्यक्ष होगा, या फिर रीजनल हाईवे जो होते हैं आपके, उसका अध्यक्ष होगा, वो एग्रोनोमोनाई कहलाएगा। ठीक है। और पहला ऐसा डिपार्टमेंट है जो फुल्ली 100% डिजिटलाइज भी है, NHAI इंडिया का।
ग्रामिक। मौर्य काल में ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी तथा उसका प्रधान निर्वाचित होता था, उसे ग्रामिक कहते थे। ठीक है। सीता। सीता मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त राजस्व को सीता कहा जाता था। देखिए, अगर ऋग वैदिक काल के संदर्भ में भी पूछेगा ना तो सीता का संबंध भूमि से ही है। जिस भूमि पे आपने हल जोत दिया सीता कहलाएगी। लक्ष्मणाध्यक्ष, मुद्रा जारी करने वाला मौर्यकालीन अधिकारी था। ठीक है। ये आपका मिंट जो होती है ना, टकसाले, वो अधिकारी होता है। श्रेणी। श्रेणी अगर आपने ठीक से पढ़ी इतिहास में तो उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। इसका प्रधान मठा श्रेणी कहलाता था। ठीक है। ये आपका मौर्य काल संबंधित है। ठीक है। अनिष्कासिनी, सम्भ्रात घर की स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। कौटिल्य ने इन्हें अनिष्कासिनी बताया था। ठीक है। अनिष्कासिनी, अगर आप इसे आज सूर्यस्पष्ट भी आपने पढ़ा होगा, है ना, रानीपुर में निवास करने वाली महिला। श्रेणी, निगम, पुग और सार्तवा मौर्योत्तर काल के व्यापारिक संगठन थे ये। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मौर्य काल से क्वेश्चन अक्सर आते ही हैं और उसके मैं अक्सर दोहराता हूँ आपको ये बात, बार बार दोहराओ, मैं आपके दिमाग में और जहन में डालने की कोशिश करता हूँ अपने निजी स्तर पे, कि आप लोग यदि अगर एंशिएंट और मिडाइवल यदि पढ़ते हैं तो इसकी मुद्राएं, राजा रानियाँ, इसका प्रशासन, अगर आप प्रशासन पढ़ते हो तो ये तीनों चीज़ जो मैंने बताई इससे पहले वो अपने आप समाहित हो जाती है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। प्रशासन का अर्थ मात्र इसके उपसर्ग से ही नहीं बन गया है प्र लगा देने से। ठीक है। तो सुशासन जो चीज़ें सब होती है ना, तो कुछ इसके अंदर कुछ मूल्य शामिल होते हैं, निहित होते हैं इसके अंदर, तभी जाके वो बनता है। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी चीज़ का अच्छे से पढ़ लिया है, किसी भी डायनेस्टी का, वंशज का, तो आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। ठीक है। जो भी करेगा उसका इफेक्ट है, स्वाभाविक सी बात है, दिखेगा। मंडल्य है। ठीक है। संगमकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में पूरा साम्राज्य मंडलम कहलाता था। इसके शासक मुदिनमेर कहलाते थे। ठीक है। मंडलम के। नाडुकुल, युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धा को नाडुकुल कहलाते थे। ये आपका साउथ इंडिया आपका संगम डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। कवलरम, प्रत्येक राज्य में संप्रभुता का एक प्रत्येक राज्य वृक्ष होता था जिसे कवलरम कदीवरम भी कहते थे। ठीक है। बेलालर और वेलियर, कृषि में संलग्न लोगों को बेलालर कहते थे, उनके प्रमुखों को वेलियर कहा जाता था। ठीक है। उमड़न, संगम काल में नमक को व्यापार प्रमुख महत्वपूर्ण था, इसके व्यापारी को ही उमड़न कहा जाता था। मुरुगन, शिव पार्वती के पुत्र के रूप में पूजनीय दक्षिण भारत में मुरुगन की उपासना सबसे प्राचीन है और मुरुगन के लिए बच्चनलियन उत्सव प्रायोजित किया जाता था। ये या देखिए, यूपीएससी खेल खेलता है, एक लाइन में आंसर होता है पर पेपर देने के बाद आने पे कॉपियां उलाटने के बाद पता चलता है कि अरे यार ये तो मैंने टिक किया हुआ था पर मैं वहाँ गलत भर आया। संकल्प का बहुत लोग ऐसे भी पढ़े होंगे। अगर कोविड जो दिया था क्वेश्चन आरओ समीक्षा अधिकारी में, बता रहे हैं अगर उसमें एड्स का भी डाल दिया होता ना, कोविड का ऑप्शन हटा के संकल्प वाला, तो वो एड्स पे भी कर देते। बहुत सारे बच्चे एड्स वाला ऑप्शन भराते। लिख लीजिए, इसी को बोलते हैं गुमराह होना। सतर्कता बहुत मेजर रोल प्ले करती है एग्जाम में। बोल रखा है मैंने 2 घंटे बस मेजर रोल प्ले करती है वो, पर 2 घंटे डिसाइड करते हैं आगे के। पर उस 2 घंटे के कंसिस्टेंसी और अटेंटिवनेस लाने के लिए आपको 200 दिन व्यर्थ भी करने पड़ते हैं। ये व्यर्थ तो नहीं है, निवेश है। ठीक है। पेरियार, खेत मजदूर थे, ये खेतिहर मजदूर थे। इसके अतिरिक्त पशुओं की खाल तथा चर्म का कार्य करते थे। परियार है ना, दक्षिण भारत में। 5 तिड़े, संगम काल में स्त्री पुरुष का सहज प्रेम निवेदन को 5 तिड़े कहते थे। भुक्ति, गुप्त साम्राज्य के प्रांतों में बांटा गया था जिन्हें भुक्ति प्रदेश और भोग कहा जाता था। विषयपति, प्रांतों को विषय में बांटा गया, इसके शासक को विषयपति कहा गया था। प्रांतों को विषय में बांटा गया था, ये इकाइयाँ बटी है, ये पता होना चाहिए आपको। महापक्षपटीक, गुप्त काल में लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है महापक्षपटीक। ठीक है। ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है ना, अगर आपने इतिहास पढ़ रखा है और अंत समय में इसे जोड़ दो तो एक काम कर जाएगी आपका एग्जाम में पूरा। ठीक है। कुमार मात्य, गुप्त काल में सबसे बड़े अधिकार को कुमार मात्य बोला गया है। ठीक है। उपरीक, गुप्त काल में एक प्रकार का कर था। ठीक है। जैसे सरदेश और चौथमुखी है ना, उसी प्रकार।
उसकी प्रकृति में तो नहीं था, मैंने टाइप ऑफ टैक्स में बताया बस। अग्रहार, मंदिरों व ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहते थे। महतर या ग्रामीण ग्रामपति, गुप्त काल में ग्राम का प्रधान को महतर या ग्रामपति कहते थे। दिनार अक्सर पूछ लिया जाता है। गुप्त काल में सोने के सबसे बड़े सिक्के को दिनार कहा जाता था। त्रयधीसरीन या सीरीन, गुप्त काल में बटाई से खेती करने वाले किसान को सीरीन कहते थे। ठीक है। देवदेह, गुप्तोत्तर काल में मंदिरों को दान में दी गई भूमि को देवदरे कहते थे। देवदेह, ब्राह्मदेह, गुप्तोत्तर काल में वे ग्राम होते थे जिन्हें पूरे ग्राम की भूमि को ब्राह्मण वर्ग को दान दे दी जाती थी। भूमि छिंद्र न्याय, गुप्तोत्तर काल में भूमि को सबसे पहले जोतने का अधिकार भूमि छिंद्र न्याय कहलाता था। क्षत्र ब्राह्मण, वह ब्राह्मण जो युद्ध से जीविका प्राप्त करता है। सत्य ब्राह्मण, क्षत्रियों से उच्चतर स्तर का दावा करने वाले ब्राह्मण को सत्य ब्राह्मण कहते थे। उपाध्याय है ना, इसका आप अगर बनाते भी हो तो ओझा बोलते हो इसे तद्भव में। महिला छात्राओं को पतंजलि ने उपाध्याय कहा है। ठीक है, ये स्पेलिंग दूसरी है, वो उपाध्याय अलग है। ठीक है, महिला छात्राओं को पतंजलि ने उपाध्याय कहा था। स्त्री धन, स्त्री का पूर्ण स्वामित्व वाला धन जो उसे दहेज या उपहार में मिला होता था। ठीक है, स्त्री धन कहलाता था। उड़न कुट्टम, चोल काल के राज्य के उच्च अधिकारों को उड़न कुट्टम कहा जाता था। जहाज आज मत मार देना उड़न कुट्टम सोच के। ठीक है, उनकी नेवी अच्छी थी नो डाउट, पर उड़न कुट्टम उसका अधिकारी था। महादंड नायक, प्रधान सेनापति होता था जो चोल काल में होता था। ठीक है, उर सभा और नगरम क्या थी? चोल कालीन ग्राम सभाएं थी, है ना। जैसे आपकी सभा और समितियां थी ऋग्वैदिक कालीन में, उसी प्रकार उड़ सभा नगरम। आपसे दे देगा उड़ सभा नगरम क्या है, नगरम तो नहीं देगा, उड़ सभा बोल देगा। वारियम कई बार पूछ लिया है, ग्राम की कार्यकारिणी समिति को वारियम कहते हैं, है ना। म्यूनसिपलिटीज़ का अगर आप देखते हो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर अगर आपको एंशिएंट इंडिया में देखना है तो चोल स्ट्रक्चर था। वन ऑफ द बेस्ट दैट आई एवर रॉट इन द बुक्स। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो किताबों में लिखा गया और वैसा था भी वहाँ। ठीक है, चोल प्रशासन की जो महिलाएं थी कुश्तियाँ भी लड़ती थी। ठीक है, ये भी है। एक भोग, चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि कहलाती थी। शाला भोग क्या थी? शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दान में दी गई शाला भोग कहलाती थी। ठीक है, याद रखिएगा, पाठशाला से शाला। पड़पुर, मठों को दान में दी गई भूमि है, दक्षिण भारत के संदर्भ में कही गई है। जजिया आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपली पूछ लिया था। सल्तनत काल से मुगल काल तक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था। महिला, बच्चों और अपंगों को कर में छूट थी, सीधी सी बात है, यानी वेलफेयर स्टेट के कुछ कंटेंट वहाँ भी शामिल थे। तो ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। जक़ात केवल मुसलमानों से लिया जाता था। ये धार्मिक कर था। संपत्ति का 40वां भाग था, यानी 100 रुपये का 40वां भाग 40 था, 40 टैक्स जाता था जक़ात में। दीवान रियासत, अलाउद्दीन के काल में व्यापारियों पर नियंत्रण करने वाला एक विभाग था, दीवान रियासत। ठीक है। मुहत्सिब क्या है? जनसाधारण के आचरण पर नजर रखने वाला अधिकारी मुहत्सिब कहलाता था। बरीद मुवालिक, अलाउद्दीन खिलजी के समय गुप्तचर विभाग को बरीद मुवालिक कहा जाता था। दीवान बंदगान, गुलामों का एक विभाग था जिसका सृजन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और आपको बता दूं फिरोज शाह तुगलक बहुत ज़्यादा वो था, इसकी इच्छा थी दासों को रखना। ठीक है, और इसके ही कार्यकाल में सबसे ज़्यादा करप्शन भी फैला था। ठीक है। दीवान कजा, सल्तनत कालीन का न्याय विभाग था जिसका काजी नाम मात्र का प्रधान तथा वास्तविक शक्ति व अधिकार सुल्तान के पास थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन में। शिक, शिक का अर्थ होता है जिले अथवा शिक का अधिकार शिकेदार कहलाता था, जो एक सैनिक पदाधिकारी होता था। परगना, है ना, आप आज भी देखते हो 24 परगना एक जगह है आपकी पश्चिम बंगाल में। अनेक गांवों को मिलाकर परगना का निर्माण किया जाता था। परगने का मुख्य अधिकारी आमिल होता था। ठीक है, आमिल इसका मुख्य अधिकारी होता था। अख्ता, एक ऐसी भूमि जो सैनिक अथवा असैनिक अधिकारियों को दी जाती थी। इस जमीन से प्राप्त करों का उपभोग तो किया जा सकता था पर स्वामित्व प्राप्त नहीं किया जा सकता था। ठीक है, यानी इससे सिर्फ आप उपभोग कर सकते हैं इसकी चीज़ों का। खालसा, केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहने वाली भूमि जिसका प्रबंधन सुल्तान स्वयं करता था। देखिए, स्वयं करता था इसका डिसीजन, और ये खालसा कहलाती थी, ये धार्मिक भूमि थी। खराज,
गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला भूमि पर, परंतु यदि मुसलमान भूमि जोतता है तो उसे भी देना होता था, जो 2/3 से अधिक व 1/3 से भाग से कम नहीं होता था। यानी आपका 33% और 66, 33 और 66 के मध्य होता था और दोनों को ही देना पड़ता था। खम्स यह लूट अथवा जमीन के छिपे खजानों व धन से प्राप्त किया जाता था। ठीक है। मुक्ताई क्या कहलाते थे? सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। ठीक है, मुक्ताई कहा जाता था। सदर जहार, बैमरी साम्राज्य में मुख्य न्यायाधीश को सदर जहार कहा जाता था। आपसे ये क्वेश्चन देखो टिपिकल करने के लिए, सदर जहार देगा, बोलेगा सदर जहार का संबंध किससे है, तो दे देगा यहाँ पर, बोलेगा दिल्ली सल्तनत से। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सदर जहार क्या मुख्य न्यायाधीश होता था? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? असत्य है बोल देगा। ठीक है। अब मिलांच नहीं है, ये बैमनी का था और यही सदर जहार था और ये मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है। ये तीन आपको यही फैक्ट याद करना और अच्छे से याद करना, दोनों में अंतर है। ठीक है। वजीर, वजीर सल्तनत काल में राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। इसके कार्यालय को दीवान विजारत कहलाता, राजस्व विभाग। और ये आपको बता दूं सल्तनत काल का सबसे पावरफुल विभाग था। जैसे आपका नॉर्थ ब्लॉक हल्ला करते हो, आप लोग चर्चा करते हो कि नॉर्थ ब्लॉक बहुत पावरफुल है, उसी टाइप का था ये। रतीबी कारखाने, ठीक है, सल्तनत काल में वे कारखाने जहाँ कार्य करने वाले श्रमिकों को निश्चित वेतन मिलता था, रतीबी कारखाने कहलाते थे। हमशे कलब, इल्तुतमिश के शासनकाल में केंद्रीय सेना को हश्म कलब कहते थे। कलब सुल्तानी भी इसे बोला जाता था। फिका, सल्तनत काल में इस्लामी धर्मशास्त्री को फिका बोला गया है। ठीक है, फिका। प्रणाली, दूर के क्षेत्रों को सीधे केंद्र से जोड़ने की प्रणाली, जिसे इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। ठीक है। फैक्ट तो ये बना कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? सीधा इल्तुतमिश उत्तर हो गया। कॉन्सेप्ट क्या बना कि दूर के क्षेत्रों को सीधे केंद्र से, मान लो कि केंद्र ये है और दूर यहाँ कोई क्षेत्र है ना, और ये इसका सेंटर है, यहाँ से इसका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ जाएगा सारा। ठीक है। और यहाँ की जितनी भी चीज़ें होंगी लूपहोल से यहाँ जाएगी केंद्र को। इसके मध्य जितने भी अधिकारी लगे होंगे, इसके विचार और स्वरूप और प्रकृति के विषय में आपको पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। बड़ा ईजी हो जाता है फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है। दीवान रियासत, ठीक है, सल्तनत काल का विदेश विभाग था दीवान रियासत। ठीक है। इदरार क्या होते थे? विद्वान तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली भूमि को इदरार कहा जाता था। ठीक है। जहांदारी, शासन प्रबंध या व्यवस्था सल्तनत काल में जहांदारी कहलाती थी। ठीक है, जहांदारी कहलाती थी। मिल्क, यह विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाली भूमि जो वंशानुगत होती थी। देखिए, ये वंशानुगत होती थी मिल्क, ये याद रखिएगा। ठीक है, वंशानुगत थी। विलायत, राज्य का सबसे बड़ा भाग या प्रांत विलायत कहलाता था। हुलिया, सैनिकों का पूर्ण विवरण हुलिया कहलाता था, जैसे आज एसीआर लिखा जाता है उनका। ठीक है। वफ, वह धन या संपत्ति जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी जाए, वफ कहलाती थी। आज भी आप देखते होंगे ना, वफ बोर्ड होता है मुस्लिम में, तो ये वो है। मुशरिफ, गांव में कर वसूल करने वाले अधिकारी को मुशरिफ कहलाते थे। चौधरी या मुकद्दम, शेर शाह काल में ग्राम में न्याय व्यवस्था स्थापित करने वाले मुख्य व्यक्ति को मुकद्दम या चौधरी होता था। ठीक है, आज भी चौधरी होते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस के भाव में अपनी गाड़ी के पीछे लिखिएगा तो लिखवा के चलते हैं, है ना। तो वो मतलब पुरानी चीज़ें हैं, वो अपने आप को असल में सामंतवादी प्रवृत्ति से ग्रसित होते हैं, इस कारण उन्हें लिखवा के चलना पड़ता है। ठीक है, पहचान का अभाव इसे बोला जाता है। और आपको ये पता भी होगा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर मोटर व्हीकल अधिनियम में ये प्रावधान शामिल किए गए हैं। यदि इस प्रकार का कुछ लिखा जाता है अड़ंग भड़ंग तो चालान इम्पोज किया जाएगा। एक मिशन भी चलाया गया था यूपी सरकार द्वारा नोएडा में, पता होगा आपको। ठीक है। टोडरमल व्यवस्था, इस व्यवस्था के अनुसार अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के अनेक प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। आपने पढ़ा भी होगा, टोडरमल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपकी तहसीलदारी और ये लेखपालों को जो भर्ती ट्रेनिंग दी जाती है, हरदोई में इसका इंस्टीट्यूट है, संभवतः तो हरदोई में ही है। बटाई, मुगल काल में राजस्व वसूल करने की सबसे पुरानी प्रणाली थी बटाई। पोलज क्या थे? मुगल काल में भूमि जिस पर प्रत्येक वर्ष फसल पैदा होती थी वह पोलज भूमि कहलाती थी, है ना। पोलज, चाचर भूमि देख लीजिए।
चाचर मतलब सीधा सीधा है अर्थ की भूमि पर 3 या 4 साल में खेती नहीं की गई हो। खुदा काश्त, खुदा काश्त वे किसान होते थे जहां निवास करते ही वे खेती करते थे, ठीक है, खुदा काश्त। मीर बख्शी अकबर शासनकाल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है, मीर बख्शी। मीर समा घरेलू मामलों का प्रधान होता था, सुल्तान के परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करता था और विश्वास पात्र योग्य व्यक्ति इस पद के हेतु कायम होता था मीर समा पर, ठीक है। सद्र उस सुदूर, है ना, सद्र कुल भी से बोला जाता है। धार्मिक मामलों में अकबर शासनकाल में सलाहकार था सद्र सुदूर, ये धार्मिक था। अहदी सैनिक, ये एक तरह से बादशाह के सैनिक होते थे जिनको वेतन वस्त्र राज्य देता था और मीर बख्शी से सीधे नियंत्रण में रहते थे ये, ठीक है। पुबाकी पेबाकी जहाँ जागीर वाली भूमि को कहते थे जिसे किसी भी मनसबदार से छीनकर अन्य मनसबदार को दे दी जाती थी, पेबाकी कहलाती थी। ये आपसे पूछ लेगा सीधा सीधा, और हो सकता है आपने पढ़ा हो, निसंदेह आप लोगों ने पढ़ा होगा, किंतु ये जो कुछ एक शब्द विशेष होते हैं ये अपने आप में छुपे होते हैं, इनका कुछ अर्थ होते हैं और इसके विषय में जानकारी प्राप्त होना ही परीक्षा में आपको गतिशीलता देता है और आप अन्य लोगों से 4-5 क्वेश्चन की बढ़त लेते हैं और आप आंसर की मिलाने के पश्चात द्वंद्व में नहीं रहते, ठीक है। तो ये वो वाली सीरीज है। जब्ती प्रणाली क्या थी? अकबर के समय जारी कर गई प्रणाली, इसमें 1/3 भाग कर के रूप में वसूला किया जाता था, जब्ती प्रणाली थी। पेशवा आपने पढ़ा ही हुआ, शिवाजी शासनकाल में राजा का प्रधानमंत्री होता था तथा इसका कार्य संपूर्ण राज्य की शासन व्यवस्था की देखभाल करना होता था और सरकारी पत्रों तथा दस्तावेज में मुहर लगाता था ये, ठीक है। अमात्य आपको पता ही कि वित्त मंत्री होता था ये आपका पेशवा आलम ही, ठीक है। वाक्यानवीस राज्य की दैनिक कार्यवाही एवं दरबार के दिन भर का विवरण रखना मुख्य कार्य था इसका, वाक्यानवीस का। चौथ विजित राज्यों, देखिए जो स्टेट जो जीत लिए गए हैं, ठीक है, क्षेत्रों से उपज कर का 1/4 कर के रूप में लिया था, यानी 25% लिया जाता था चौथ, ठीक है, विजित क्षेत्रों से। सामंत शिवाजी कार्यकाल में सामंत वह पदाधिकारी था जो मूल रूप से युद्ध व संधियों का निर्णय करता था, सामंत कहलाता था। वतन जागीर वह जागीर होती थी जो आनुवंशिक राज्यों और जमींदारों को उन्हीं के प्रदेश में दी जाती थी, वतन जागीर। इनाम ऐसी जागीरें जिनके साथ ही किसी प्रकार का प्रशासनिक दायित्व नहीं जुड़ा होता था, वह इनाम कहलाती थी, ठीक है। अलतमगा जागीर क्या होती थी? यह एक सरकारी अनुदान के तौर पर केवल उन्हीं को दी जाती थी जिस पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी, अलतमा जागीर। तो ये आपके तीनों मिलानचीन जागीर करके देगा और बोल देगा ये किस प्रकार की, ये किस प्रकार की, किस प्रकार के, मिलाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए अपर पीसीएस में थोड़े से टफ होते हैं एज कंपेयर टू अदर एग्जाम, ठीक है। अब हुए हैं टफ, अब यानी विगत 2 वर्षों में थोड़ा सा टफ हुआ है, पहले बिल्कुल नहीं था और कुछ 1/3 नेगेटिव भी लग गई है, उसका ही प्रभाव है। सीसैट ने भी गला दबाया है कुछ कमजोर बच्चों का। एमा वह भूमि प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए उलेमाओं को दी जाती थी, एमा कहलाती थी। सरदेश मुखी क्या होती थी? ये देखिए चौथ और सरदेश मुखी। चौथ में आपको बता चुका हूँ विदित प्रदेशों पर 25% लगता था, ठीक है, और सरदेश मुखी मराठा काल में राजा के हिस्से का कर था जिसकी वसूली सीधे काश्तकारों द्वारा की जाती थी, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है यूपी पीएससी, ठीक है, 20 के प्रीलिम्स के लिए और आरओ 16 मेंस के लिए, ठीक है। और आप करते रहिए, वेरिएशन लाते रहिए, क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, इजी होंगे, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल जहाँ जितना जुड़ रहा होगा, मेरे बताने की हमेशा कोशिश यही रहेगी कि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करके आएँ, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है आपको, मैं करंट के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा कि उस टाइप से करनी है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम बताऊंगा। कंटेंट आप कहीं से बाय करिए, पढ़िए, पर तरीके जो होते हैं कैसे पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट के साथ कैसे करने हैं, ठीक है। करंट के विषय में मैं आपको एक अच्छी जानकारी दूंगा, आपका निसंदेह करंट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कैसा भी आलम हो, देखिए पढ़ना तो सभी को है, पढ़ना तो पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है भैया। यदि आप इसे संकल्प मान के पढ़ेंगे तो निसंदेह 5 से 7 क्वेश्चन प्लस होंगे, विकल्प मान के पढ़ेंगे तो 10 परीक्षा भरेंगे, अगर संकल्प 1 परीक्षा पे लेंगे तो 1 निकलेगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार की विचारधारा रखिए और निसंदेह परीक्षाएं अच्छी जाएंगी,
ठीक है, इन सीरीज़ों का लाभ लीजिए मनोइच्छा शक्ति से। ठीक है।